नमस्कार दोस्तों। सरकार ने बार बार पेंशन बढ़ाने का वादा किया, लेकिन हर बात जो है फंड, बजट की कमी, तकनीकी कारणों का हवाला देकर टाल मटोल किया। वित्त मंत्री और श्रम मंत्री ने पेंशन भोगियों से मुलाकात की, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिए, कोई ठोस घोषणा नहीं की। पेंशन भोगियों की मांग न केवल आर्थिक बल्कि मानवीय अधिकार, सरकार की उदासीनता और पेंशन भोगियों को आंदोलन के लिए मजबूर किया। संसद की अस्थायी समिति ने ईपीएस 95 की समीक्षा की, पेंशन बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन बढ़ाने का आदेश दिया, लेकिन सरकार और ईपीएफओ दोनों ने इसे लागू करने में देरी किया। मीडिया और समाज ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की आवाज उठा दिया, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बना। पेंशन भोगियों की एकत्रता और संघर्ष ने सरकार और ईपीएफओ दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सरकार और ईपीएफओ को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए न्यूनतम पेंशन 7,500 और डीए 7 में लागू करना चाहिए। ईपीएफओ को फंड और जो है हमारा जो पैसा है उसका पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार लाने की ज़रूरत है। हमारे पैसे जो हमने दिए थे, ईपीएफओ ने जो हमेशा जो है कर्मचारियों के पैसे का सही प्रबंधन नहीं किया, ना पारदर्शिता दिखाई। पेंशन फंड का बड़ा हिस्सा सुरक्षित निवेश में होने के बावजूद ईपीएफओ ने कभी पेंशन राशि बढ़ाने की पहल नहीं की। अब देखोगे कि ईपीएस 95 की राष्ट्रीय संघर्ष समिति, ट्रेड यूनियन और लाखों पेंशन भोगी जो है वर्षों से धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे हैं, संसद मार्च कर रहे हैं। फिर भी जो है अगर आप देखोगे तो ईपीएस 95 के लगभग 60 लाख पेंशन भोगी ऐसे हैं जो 1,000 और 1,200 पेंशन जो है उनको मिलती है। क्या उनकी इन पैसों से जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरा हो सकती है? ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की स्थिति सरकार और ईपीएफओ दोनों की नाकामयाबी का जीता जागता उदाहरण है। दोनों ने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ा, कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी की और बुजुर्गों को अपमानजनक जीवन पर जीने पर मजबूर किया। आज जरूरत है कि सरकार और ईपीएफओ दोनों मिलकर बिना देरी किए पेंशन भोगियों को उनका हक दें। ईपीएफओ के पास कर्मचारियों और नियोक्ताओं को लगातार योगदान आता रहा, जिससे उनके पास आज लगभग 8 करोड़ रुपए का फंड है। ईपीएफओ ने कभी भी पेंशन भोगियों के हित में फंड का पारदर्शिता ऑडिट नहीं कराया, ना ही फंड के ब्याज का लगभग पेंशनर्स को दिया। ईपीएफओ ने 30 वर्षों से एक बार भी थर्ड पार्टी रिव्यू नहीं कराया। क्यों नहीं करवाया? क्या उसका दायित्व तो नहीं बनता था? तकनीकी खामियों का हमेशा जो है वो बहाना दिया। जटिलताओं और पोर्टल समस्याओं का बहाना बनाकर ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों को बार बार गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने में देरी की। ईपीएफओ की सुस्ती और टालमटोल ने लाखों पेंशनरों को राहत से वंचित रखा। सरकार ने बार बार पेंशन बढ़ाने का वादा किया, समितियां बनाई, लेकिन हर बार बजट और फंड की कमी, तकनीकी कारण का हवाला देते हुए टालमटोल किया गया। संसद की अस्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ दोनों को 2025 के अंत तक ईपीएस का थर्ड पार्टी मूल्यांकन पूरा करने का निर्देश दिया, लेकिन अब तक सिर्फ प्रक्रिया की बातें हो रही हैं, परिणाम जो है शून्य है। 2020 में ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 2,000 से बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने उसको जो है मंजूरी नहीं दी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के हवाले से खबर आई थी कि सरकार 1 जून 2025 से ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि और डीए मेडिकल की सुविधा देने की घोषणा कर सकती है, लेकिन यह भी देर आए दुरुस्त आए की नीति का उदाहरण है। जबकि पेंशनरों जो है वो वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार और ईपीएफओ दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने में बार बार देरी की, जिससे पेंशनर आज भी न्यूनतम पेंशन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। ईपीएस 95 के लगभग 60 लाख से ऐसे पेंशन भोगी हैं जिन्हें 1,000 से 1,200 रुपये की पेंशन जो है वो दी जाती है। क्या इसमें दवा इलाज कराया जा सकता है? बिजली का बिल दे सकते हैं? पानी का बिल दे सकते हैं? पेंशन भोगियों को बच्चों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है। कई पेंशन भोगी ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने पर मजबूर हैं। यह उस देश के लिए शर्म की बात है जहां कर्मचारियों को अपनी जवानी देश के निर्माण में लगा दी। ईपीएफओ के पास 8 करोड़ का फंड है, जिसका मासिक ब्याज लगभग 80 करोड़ रुपए होता है। यदि सभी पेंशनरों को 7,500 रुपये मासिक पेंशन दी जाए तो भी सालाना 43,000 करोड़ रुपए खर्च आएगा। फिर ईपीएफओ के पास पर्याप्त राशि बची रहेगी। इसके बावजूद जो है ईपीएफओ और सरकार बार बार फंड की कमी का बहाना बनाते हुए, जबकि असलियत यह है कि सिर्फ इच्छा शक्ति होना चाहिए और संवेदनशीलता की कमी है। मीडिया और समाज ने ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को आवाज़ को उठाया, जिससे यह मुद्दा राष्ट्रीय बहस का विषय बना। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट निर्देश दिए कि ईपीएस 95 के सभी पात्र पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये मासिक पेंशन और डीए दिया जाए, लेकिन ईपीएफओ ने और सरकार ने दोनों ने मिलकर इसे लागू नहीं किया और इसमें देरी किया। संसद की अस्थायी समिति ने ईपीएस 95 की समीक्षा भी की। सरकार और ईपीएफओ दोनों को तुरंत सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है नहीं कर रहे हैं। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की स्थिति सरकार और ईपीएफओ दोनों की नाकामयाबी का जीता जागता उदाहरण है। क्या कुछ कहा जाए? कर्मचारियों के पैसे का सही प्रबंधन नहीं किया, पारदर्शिता नहीं दिखाई गई, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लागू करने में टालमटोल किया गया। सरकार ने बार बार वादे किए, लेकिन हर बार बहाने बनाकर पेंशन भोगियों को निराश किया। आज जरूरत है कि सरकार और ईपीएफओ दोनों मिलकर बिना देरी किए पेंशन भोगियों को उनका हक दे।
अन्यथा पेंशनभोगी अगर बड़ा आंदोलन पे आ गए तो ये देश के लिए बहुत शर्म की बात होगी। ये उस समाज के लिए शर्म की बात होगी जहाँ हमारे बुजुर्गों को हम ख्याल नहीं रखा जाता है। कोई मीडिया, कोई बड़े चैनल इस बात को उठाते नहीं हैं। क्या इन बुजुर्गों को इनका हक नहीं मिलना चाहिए, जिन्होंने देश की जवानी इस देश